अस्सलाम वालेकुम। महा सरफराज हूँ स्टडी रिवर प्लेटफॉर्म से। आज हम साइंस का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। साइंस सीरीज़ का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं। आज भी हम 3 पेपर्स को डिस्कस करेंगे। पहले 2 पेपर्स के अंदर तो ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस नहीं थे। नेक्स्ट जो थर्ड था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसके अंदर ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन थे। आज हम तीनों को डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सबसे पहला पेपर जूनियर क्लर्क का था, दूसरा एक ज़कात ऑफिसर का था और तीसरा था इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। पहला देख लेते हैं जूनियर क्लर्क में कौन से क्वेश्चन पूछे हुए थे। पहला था H5N1। वो कह रहा था कि ये क्या है। उसने आगे ऑप्शन दिए हुए थे, बैक्टीरिया है, फंजाई है या फिर निमाटोड है। तो ये एक वायरस है, ठीक हो गया। और ये जो वायरस है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक हो गया। ये इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप जिस तरह होता है ना, तो ये कॉज करता है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। इंसान भी इसमें आ जाते हैं, बर्ड्स वगैरह भी और दूसरे भी एनिमल्स जिनमें ये कॉज करता है। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये कब आइडेंटिफाई किया गया था, H5N1 जो है 1997 में हांगकांग में। और वायरस का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ब्रॉडर लेवल में देखें, बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, निमाटोड और फंजाई, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। जो वायरस है, वायरस भी एक बहुत माइन्यूट सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी बॉडी जो होती है वो 2 चीज़ों से मेनली मिलकर बनी होती है। मेनली मैं कह रही हूँ, एक उसमें प्रोटीन होती है और एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो है HIV भी आप लोगों को पता है एड्स कॉज करता है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है और ये 1983 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। फिर उसके बाद है फोटोफोबिया। क्या है फोटोफोबिया? आप लोगों को भी पता है, लाइट से जिनको डर लगता है फोटोफोबिया वो होता है। उसके बाद एपीकल्चर। 2 टर्म्स थी, एक होता है एपीकल्चर और एक होता है सीरीकल्चर। जो एपीकल्चर होता है ना, उसके अंदर ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, इनको ग्रो किया जाता है और इनसे शहद को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब रियरिंग ऑफ ये जो बीज होती हैं, इसको हम कहते हैं एपीकल्चर। जो सीरीकल्चर होता है ना, एस फॉर सीरी और एस फॉर सिल्कवर्म, इसके अंदर सिल्कवर्म जो होता है ना उसको ग्रो किया जाता है, उसकी रियरिंग की जाती है, उसको रेज किया जाता है सिल्क को लेने के लिए। फिर उसके बाद है 2 टर्म्स और थी, एक है बायोप्सी और एक होती है ऑटोप्सी। जो बायोप्सी होती है ये दोनों ही एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज़ होती हैं, टिश्यूज़ को इसके अंदर एग्जामिन किया जाता है। लेकिन बट डिफरेंस ये है कि जो बायोप्सी है उसमें लिविंग सेल्स यूज़ करते हैं। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। और जो ऑटोप्सी होती है उसके अंदर डेड सेल्स लेते हैं। तो ये जो ऑटोप्सी होती है ये जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होती है, वही है। फिर उसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर, उसने पूछी थी, तो वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है ब्लैक गोल्ड और ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं। ये जो है ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को, और ब्लैक डायमंड कहते हैं कोल को। तो मुझे याद नहीं होता था ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं, कंफ्यूज कर देती थी। तो मैंने इस तरह से याद किया था कि हम कार में बैठ के कहीं जा रहे थे तो मैंने गोल्ड की रिंग पहनी हुई थी। मेरे अब्बू ने पेट्रोल को फिल करवाना था कार के अंदर। तो जब हम उधर पेट्रोल पंप पे रुके तो वहाँ पर चोर आए और उन्होंने रिंग गोल्ड की ले ली, ठीक हो गया। तो ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को, ये भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है कि एक हड़प्पा जो हमारी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर किस एनिमल का स्टैचू डिस्कवर हुआ था, तो वो था बुल, BULL। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, ये दिया था डिमिट्री मेंडलीव ने दिया था। और मेंडलीव जो है ये रशिया से बिलोंग करते हैं और 1934 से लेकर 1907 तक इनका पीरियड है। और नोबेल गैसेज जो हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, मैंने गूगल पे भी वैसे सर्च किया है, वो विलियम रैमसे आ रहा है। लेकिन मैंने गूगल पे जब सर्च करती हूँ तो कैवेंडिश भी आ रहा होता है। उधर वो कहता है कि कैवेंडिश ने पहले किया था, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से ट्राई किया था विलियम जो रैमसे है उसने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है उशर का, उसने पूछा हुआ था। उशर ये जो इरीगेटेड लैंड होती है ना, जहाँ पर मतलब पानी हम नहरी पानी यूज़ करते हैं, इरीगेटेड लैंड, उधर अगर देना हो उशर कितना % होता है, उसका 5% होता है। लेकिन अगर कोई फ्लड वगैरह, जिस तरह इस दफ़ा फ्लड्स वगैरह आ गए हैं जिस तरह सिंध, KPK, बलोचिस्तान वाली साइड पे, तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड पर वो अब उशर नहीं देंगे, मतलब माफ़ होता है जब फ्लड वगैरह। जाहिर सी बात है जब फ्लड आ गया तो उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो वो 5% किसका देंगे।
फिर उसके बाद 2 टर्म्स थी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। ये सेम टर्म्स हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। इसके अंदर ये होता है कि एंजियोग्राफी के अंदर जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है ना, उनको एग्जामिनेशन की जाती है, मतलब उनको एग्जामिन किया जाता है कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज अगर है या कहाँ पे है या ठीक भी है या नहीं। जस्ट ये समझ लें कि ब्लड वेजल की एग्जामिनेशन होती है एंजियोग्राफी। जो एंजियोप्लास्टी होती है ना, उसके अंदर हम ये करते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद अगर हमें पता लग जाए कि कहीं पे जो वेजल है वो नैरो है या फिर कहीं ब्लॉकेज है, तो फिर उसको रिमूव करने के लिए हम ये एक यूज करते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो पेपर है वो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्कोटोग्राफर्स ने कहा था कि ये क्यों यूज किया जाता है। ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो नबीना लोग होते हैं, डार्कनेस में उनके लिखने के लिए स्कोटोग्राफ यूज होता है। तो इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन भी है कि रेले जो है ये एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जो ब्लाइंड पीपल के लिए दी थी और लॉइस ब्रेले ने दी थी 1824 के अंदर। लॉइस ब्रेले जो है ये खुद भी ब्लाइंड थे। उसके बाद पेंसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है और ये 1928 के अंदर दी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप सबको पता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली 4 किस्म के होते हैं। तो जब हम भी अपने लैब में होते थे तो हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे होते, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रो कर रहे होते थे। तो इसी तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रो करा था। उनकी पेट्री प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर ग्रो करवाया जाता है। तो वहाँ पे इसने देखा कि फंजाई और बैक्टीरिया थे वहाँ पे। तो इसने देखा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फंजाई। तो फिर वहां से इसे ये कॉन्सेप्ट वहां पे दिया था पेनिसिलिन का कि मतलब क्यों ना हम इसको इंसान के अंदर जो डिजीजेज होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकें। फिर उसके बाद है कि प्लैनेट्स के बारे में। सोलर सिस्टम के अंदर हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, और इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन भी है कि यूरेनस जो है ये पहला प्लैनेट है जो डिस्कवर किया गया था। यूरेनस सबसे पहला है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मेनली होती है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जरूरी नहीं है कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों से पूछे, वो तो थक गया होगा, इतना दफा तो उसने पूछ लिया है, तो माइट भी वो नेक्स्ट आ जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर दूसरी गैसेस भी इन्वॉल्व होती है, जिस तरह से मीथेन हो गया और N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे मीथेन से रिलेटेड आज एक न्यूज आई हुई थी कि यूरोप के अंदर एक नॉर्ड स्ट्रीम है, वहां पे मीथेन की लीकेज हो रही है और वो कह रहा है कि वो बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यूनेस्को जो है, यूनेस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इसकी, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस के अंदर है और 1945 के अंदर ये बनी थी यूके में। और कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताना था कि यूएनओ को पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया। मैंने मिस्टेकनली बोल दिया कि वो कब बनी थी, तो मैं एक दफ़ा दोबारा से वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ कि यूएनओ जो है वो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर बनी थी और पाकिस्तान ने इसको 30 सितंबर 1947 के अंदर ज्वाइन किया था यूएनओ को। और यूएनओ का हेडक्वार्टर किधर है? न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद है बाइल जूस ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लिवर से प्रोड्यूस होता है। और अगर आपसे वो पूछ लेता है कि कहाँ पे स्टोर होता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि कहना है कि गार्ड ब्लैडर में होता है स्टोर। फिर उसके बाद है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ये हम जब जीके की वीडियो पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के अंदर ज्यादातर आइस शीट्स होती हैं, मतलब ज्यादातर बर्फ होती है वहां पर। तो वो पूछना चाह रहा है कि दुनिया का कितना आइस का परसेंटेज जो है जो इन दोनों एरियाज पर है, या वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितना फ्रेश वाटर है जो इन दोनों एरियाज पर है। तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड कितनी आइस को कवर करते हैं? तकरीबन 99% आइस को कवर करता है और 68% ये फ्रेश वाटर को कवर कर रहा होता है। फिर उसके बाद कुछ एक और क्वेश्चन भी था कि ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये बना था 1961 के अंदर, और इसका ये था कि इसकी जो फ्लैग है उसके ऊपर किस एनिमल की पिक्चर डिपिक्टेड है, ये कौन से वहाँ पे लगी हुई है, तो वो है पांडा। और पांडा जो है ये किसका नेशनल एनिमल है? चाइना का। और अभी पिछली वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट ने ड्रॉप किया हुआ था मैसेज कि मैं आप लोगों को कन्वे कर दूं, वो ये है कि चाइना ने रिसेंटली एक पेयर गिफ्ट किया है कतर को, पांडा का। ठीक हो गया। और उनका एक का नाम है सुहेल और एक का नाम है सुरैया। और फिर उसके बाद है हेडक्वार्टर जो WWF का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर।
और ये जो कतर को दिया है ना इसने, चाइना ने, वो अपनी फ्रेंडशिप, कतर चाइना फ्रेंडशिप के लिए उसने दिया है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो उसकी भी मार करने के लिए उसको इसने दिया है चाइना ने कतर को। अभी पहुंचे नहीं है, पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर उसने कहा है कि हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है। तो उसने उसमें पूछा हुआ था कि हैवी वाटर को और क्या कहते हैं, उसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O। और ये कर रहा होता है कि वहाँ पर फिजन के नतीजे में जो न्यूट्रॉन बन रहे होते हैं उनको स्लो डाउन करता है ये ड्यूटेरियम। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से एनिमल है जो कैट की फैमिली में नहीं आता। तो आप सबको पता है लायन, लिपर्ड, चीता, ये सारे आ रहे होते हैं इसके अंदर, कैट फैमिली के अंदर। तो फिर उसके बाद ये है कि चीता जो है दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल है। और आप लोगों से क्वेश्चन है कि दुनिया का लॉन्गेस्ट मुझे स्नेक बताना है और फास्टेस्ट बर्ड बताना है आप लोगों ने मुझे। फिर उसके बाद है एक बुक थी चार्ल्स डार्विन ने, हम इतनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, मैंने नहीं ख्याल हम बार बार इसको डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट आएगी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने दी थी बुक, ये किसके था, ये थी चार्ल्स डार्विन की। और इसी से रेलिवेंट एक और है बुक के अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने दी थी, ये स्टीफन हॉकिंग ने। और स्टीफन हॉकिंग जो है ये यूके से बिलोंग करते थे और 2018 के अंदर इनकी डेथ हुई है। फिर उसके बाद है ग्रीन प्लांट को अगर हम रेड लाइट के अंदर रखते हैं, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके ग्रीन लीव्स हों, अगर हम उसको लाइट के अंदर रख देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है उसका कलर। तो एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ था पेपर के अंदर कि प्लांट का कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो वो फ्लावर होता है, फ्लावर होता है ना जो फूल, वो होता है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का। फिर उसके बाद है प्लांट के अंदर एक जाइलम और फ्लोएम, बहुत दो इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है, उन्हीं को मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है। जो जाइलम है, जाइलम जो है ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा होता है। ये जमीन यानी कि रूट से पानी लेकर पौधे की जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, जाइलम। और जो फ्लोएम होता है ना, ये लीव्स से खुराक को लेता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है जो होती हैं वहां पे बन जाती है ना खुराक वगैरह जो बन जाती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, वहां से लेकर इसको रूट्स में और दूसरे प्लांट के पार्ट्स के अंदर कन्वे करता है फूड को, सॉरी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम F की आ रही है ना, और इसी तरह फूड F की आ रही है ना सेंस। तो फिर इस वजह से आप लोगों ने याद में फ्लोएम फूड। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।